हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम पुलकित तिवारी। और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी की सीरीज़ को स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स के लिए। क्लास 12 की एनसीईआरटी, तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है एनसीईआरटी को आज स्टार्ट किया है। कल स्टार्ट कर दिया था आप लोगों के साथ। और कल हम लोगों ने मेनली वहाँ पर क्या डिस्कस किया था, सिलेबस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे और देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। पर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो क्या करता है, वो मेनली जो है अदर चैप्टर्स में क्या क्या दिया हुआ है उनके बारे में ही डील करता है। लेकिन चैप्टर 1 के अंदर कुछ नया डेटा भी दिया हुआ है, कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ नए कंसेप्ट भी दिए हुए हैं। तो हम उन नए कंसेप्ट को ही चैप्टर 1 में डील करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो अदर चैप्टर्स का मेनली इंट्रोडक्शन है, तो बाकी जो डेटा है, बाकी जो चीज़ें हैं, उनको अपन इंडिविजुअल चैप्टर में ही डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारे चैप्टर 1 का क्या है, नाम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब यहाँ पर मैं इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में बात करता हूँ? इकोनॉमी एज अ होल के बारे में। तो यहाँ पर मैं किसी इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी पे फोकस करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो फोकस पॉइंट है वो कोई इंडिविजुअल ना होकर सारे के सारे इंडिविजुअल है, क्योंकि सारे इंडिविजुअल मिला के ही क्या बनाते हैं, इकोनॉमी। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है, कल भी मैंने बताया था, एम्प्लॉयमेंट। अभी एम्प्लॉयमेंट, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करती है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं करती है, वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल के लिए करती है। एम्प्लॉयमेंट किसी एक आदमी के बेरोजगार होने से क्या पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा? नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या चलते हैं, ये एग्रीगेट पे चलते हैं, बहुत सारे लोगों को मिला करके चलते हैं। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन ये यहाँ पर नहीं, इसके इंडिविजुअल चैप्टर में। फिर मैंने दिया नेशनल इनकम। फिर मैंने क्या दिया हुआ, नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ मैं इंडिविजुअल की इनकम नहीं देखूंगा, मैं पूरे नेशन की इनकम देखूंगा, पूरी की पूरी नेशनल इनकम की स्टडी करूंगा। फिर मैं देखूंगा जनरल प्राइसिंग। जनरल प्राइसिंग मतलब यहाँ पर मैं देखूंगा महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये मंदी मतलब डिफ्लेशन क्या होता है, ये एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है। यहाँ पर मैं ये टॉपिक्स को देखूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से कंट्री में चेंज नहीं होते हैं। फिर मैं देखूंगा रोल ऑफ मनी, मनी का क्या रोल होता है, तो रोल ऑफ मनी। फिर यहाँ पर मैं बैंकिंग वगैरह भी देखूंगा। फिर मैंने कल भी बताया था कमर्शियल बैंक देखूंगा, सेंट्रल बैंक देखूंगा, इनके बीच में डिफरेंसेस देखूंगा और ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं इस इकोनॉमी के अंदर। और फिर लास्ट जो चैप्टर था हमारा वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उसको हम चैप्टर नंबर 6 में ही डील करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर से। तो सबसे पहले दिया हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। जब वो एग्रीगेट्स की स्टडी करता है तो वो इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करता है, तो वो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? गवर्नमेंट को। कहां पर हेल्प करता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो गवर्नमेंट डेटा को देखकर अपनी पॉलिसी को फॉर्म करती है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाना है, कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ करवाना है, इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसा टैक्स स्ट्रक्चर लगाया जाए कि इनकम रिच से लेकर पुअर को दी जा सके, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। फिर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है, फिर उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से कैसे फाइट करना है। और फिर साथ साथ जब मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन, कि हमारी कंट्री अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। ये हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव इवॉल्व, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ? देखो 1929 के पहले, बिफोर 1929 एक थ्योरी चलती थी जिसका नाम था क्लासिकल थ्योरी। जिसका क्या नाम था? क्लासिकल थ्योरी। और ये क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? ये क्लासिकल थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ क्लासिकल थ्योरी में क्या बताते हैं? एडम स्मिथ क्लासिकल थ्योरी में क्या बताते हैं? एडम स्मिथ बोलते हैं कि हर
देश को अगर आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, तो क्या करो, इंडिविजुअल पे फोकस करो। अगर हर इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, हर इंडिविजुअल अपने किसके बारे में सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। भाई कैसे? इकोनॉमी में मैं हूं, आप हो, और भी हमारे जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल है। अगर सारे इंडिविजुअल सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, सिर्फ अपने आप का अच्छा सोचेंगे, तो सबके सब ग्रो कर जाएंगे, और सबके सब ग्रो कर जाएंगे तो इकोनॉमी भी क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। लेकिन 1929 में एक ऐसा पीरियड आया जब ये एडम स्मिथ की थ्योरी क्या कर गई, फेल कर गई। एडम स्मिथ की थ्योरी फेल कर गई और उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके भयंकर परिणाम देखने को मिले। और उस कॉन्सिक्वेंसेस, उस ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था? ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था जिसने एडम स्मिथ की थ्योरी को फेल कर दिया? क्योंकि एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी, एडम स्मिथ ने क्या दी थी, अपनी एक थ्योरी दी थी। क्या नाम था थ्योरी का? तो आप बोलोगे क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी किसके बारे में बात करती थी? वो बात करती थी इंडिविजुअल के बारे में बात करती थी। और इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में उनको सोचना चाहिए। लेकिन ये थ्योरी फेल कर गई कब? 1929 में, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो एक ग्रेट डिप्रेशन क्या था? इट वॉज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1929 एंड 1933, मेनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न इकोनॉमीज, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूरोप वगैरह में। तो हुआ क्या था 1929 में कि भाई ये जो सेल्फ इंटरेस्ट वाली थ्योरी थी ना, ये फेल कर गई थी। क्योंकि एक पीरियड आया था 1929 में जब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मतलब समझते हो? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग क्या हो गए थे? बेरोजगार। अब लोग बेरोजगार क्यों हो गए थे? क्योंकि अचानक से जो प्रोडक्शन रहता है ना, जो प्रोडक्शन रहता है, अचानक से प्रोडक्शन में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। प्रोडक्शन में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसमें जो लेबर काम करते हैं, फैक्ट्री क्या करेगी? उनको बाहर कर देगी, फायर कर देगी, मतलब उनको अनएम्प्लॉयड बना देगी। अगर लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो अब सामान खरीदेंगे क्या? तब वो सामान और कम खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन और कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला कि भाई देखो 1929 ग्रेट डिप्रेशन क्या था? इट वॉज अ टाइम पीरियड, द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1929, द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1929 टू 1933। अब इसमें क्या हुआ था? ह्यूज फॉल इन द प्रोडक्शन। क्या हुआ था इसमें? ह्यूज फॉल इन द प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन होता था चीज वस्तुओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें क्या हो गया था? ह्यूज फॉल। अगर प्रोडक्शन में ह्यूज फॉल हो जाएगा तो फैक्ट्री वाले या फर्म वाले लोग क्या करेंगे? लेबर्स की शॉर्टेज करेंगे, लेबर को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब वो लेबर को क्या कर देंगे? फायर, बाहर निकाल देंगे, जॉब से बाहर निकाल देंगे। अगर लेबर हो जाएगा अनएम्प्लॉयड, अगर फिर लेबर क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। और अगर लेबर अनएम्प्लॉयड हो गया तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता था उन्हीं फैक्ट्रियों से, अब ये क्या करेगा? और ज्यादा कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा? और ज्यादा गिर जाएगा, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ग्रेट डिप्रेशन क्या था? इट वाज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1929 टू 1933, मेनली इन द यूएसए एंड द वेस्टर्न इकोनॉमीज, वेयर देयर वाज अ ह्यूज फॉल इन द लेवल आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उसके बाद हुआ क्या? जब ऐसा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ? प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया? जो उनकी जो डिमांड थी ना उसको कम कर दिया। भाई लोग क्या करते हैं? चीज वस्तुओं की डिमांड करते हैं। आज मुझे मोबाइल खरीदना है, लेकिन आप सोचो एक ऐसी स्थिति आएगी जब लोग मोबाइल खरीदना ही बंद कर देंगे। अगर लोग अपना मोबाइल खरीदना बंद कर देंगे तो मोबाइल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लेबर की वो लोग क्या कर देंगे? लेबर को भी क्या कर देंगे? कम। और अगर लेबर कम हो कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये ईजी है। तो क्या हुआ था? अनएम्प्लॉयमेंट यूएसए में क्या हो गया था? बढ़ गया था। 3% था, 3% से सीधा जंप करके कितना हो गया? 25%। एंड इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। 3% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीधा कहां चला गया? 25% इन द यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि 1929 के पहले किसकी थ्योरी चलती थी? एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ किसके बारे में बात करता था? इंडिविजुअल। वो बात करता था सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में। तो यहां पर रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहता था? रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड। तो यहां पर रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहता था? काफी लिमिटेड रोल रहता था। तो गवर्नमेंट यहां पर ज्यादा कोई स्टेप्स ले नहीं पाई। अब जब ये स्टेज आई
तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एडम स्मिथ की क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट किया गया और एक नया फिलोसफर आया, नया इकोनॉमिस्ट आया जिसका नाम था जॉन मेनार्ड कीनीस। क्या नाम था उसका? जॉन मेनार्ड कीनीस। और उसने अपनी जॉन मेनार्ड कीनीस ने अपनी एक नई थ्योरी दी और उस नई थ्योरी का नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया उसने? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसने बताया कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसने बोला कि ये जो एडम स्मिथ बताते थे कि हर इंडिविजुअल को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बात गलत है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इंडिविजुअल फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस। अभी डिफेंस की जो बात है, तो क्या ये इंडिविजुअली सब अपने आप को दे सकते हैं? नहीं, हमें सेना की जरूरत है और वो कौन मेंटेन कर सकता है? वो मेंटेन कर सकती है गवर्नमेंट। अगर मान लो पुअर को एजुकेशन देना है, पुअर चाइल्ड को एजुकेशन देना है, तो क्या हर इंडिविजुअल अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकता है? आंसर इज नो। तो वहां पर किसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है? गवर्नमेंट का हो जाता है। समझ में आ रहा है? कई बार होता है बजट मेकिंग। बजट मेकिंग मतलब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम, भाई मान लो अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उस पैसे को टैक्स के थ्रू लेके गरीबों में बांटना है, तो वहां पर किसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है? गवर्नमेंट का। तो जॉन मेनार्ड कीनीस ने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद ये प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करने की कोशिश करी। अब जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमी में क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। किसी भी चीज का इकोनॉमी कैसे चलती है? कुछ चीज बनती है, उनको हम खरीदते हैं और ऐसे ही ट्रेड चलता रहता है। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये गुड्स होते क्या है? गुड्स मतलब चीज वस्तु है। ये पेन जो है मेरा, ये क्या है? गुड्स है। कंप्यूटर क्या है? गुड्स है। ये कैमरा क्या है? गुड्स है। सब चीजें, मोबाइल अपना क्या है? गुड्स है। कार क्या है? गुड्स है। तो ये क्या है? गुड्स है, चीज वस्तु है। फिर गुड्स होते हैं, कुछ सर्विसेज भी होती हैं। सर्विसेज मतलब जिनको मैं छू नहीं सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कर रहा हूं? टीचिंग कर रहा हूं। तो टीचिंग क्या है? एक सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप मुझे पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको छू सकते हैं? नहीं। आप इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने क्या किया? कंसल्टेशन। इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं, वो इनटेंजिबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आप मूवी गए, थिएटर गए, आप थिएटर जाते हो, पिक्चर देखते हो सिनेमा में, तो क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं, वो एक सर्विस है, वो इनटेंजिबल है, उसको छू नहीं सकते, लेकिन उसके बेनिफिट्स को आप क्या कर सकते हो? एंजॉय। तो इकोनॉमी में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? प्रोडक्शन। अब गुड्स कई प्रकार के होते हैं, एक टाइप के गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब क्या होते हैं? जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कार। अब ये कार कैसी है? डायरेक्टली रेडी टू यूज है। ये क्या है? रेडी टू यूज होने के लिए ये क्या है? रेडी है। आप डायरेक्ट इसमें बैठो और इसको चला सकते हो। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? विच आर रेडी टू बी यूज्ड। ये मेरा लैपटॉप क्या है? फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि रेडी टू यूज है, मैं इसको यूज कर पा रहा हूं डायरेक्टली। मतलब इन्होंने लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, मतलब ये फैक्ट्री के बाहर अब आ चुके हैं। ये मेरा कैमरा क्या है? ये फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि इसने लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करके फैक्ट्री के ये बाहर आ चुका है। मीन्स इट इज रेडी टू बी यूज्ड। तो ये चीज ध्यान रहेगी। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? विच आर रेडी टू यूज्ड एंड वी हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी फाइनल गुड्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, बिस्किट, लैपटॉप, कार, कैमरा। ये क्या है? मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं। मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी इस कार से मैं कोई नई कार बना सकता हूं? नहीं। ये क्या ये कार और नई कार बना सकती है? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि फाइनल कंज्यूमर गुड है। ये क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड है। लेकिन कुछ मशीनरीज रहती हैं, हैवी मशीनरीज रहती हैं, जो क्या करती हैं? फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो उनको मैं क्या बोलता हूं? वो भी रेडी टू यूज है, लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी मशीनरी है, ठीक है, मैं कोई एक मशीन लेकर आया, वो मशीन क्या कर रही है? कुछ चीज को बनाने में हेल्प कर रही है। मान लो कार बनाने की मैं एक फैक्ट्री बना ली मैंने, तो वो क्या है? फैक्ट्री डायरेक्टली रेडी टू यूज है। हाँ, मैं उसको रेडी टू यूज है वो, लेकिन वो किस में हेल्प कर रही है? मेरे को फर्दर प्रोडक्शन में। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फिर कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ गुड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। अभी इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एग्जांपल, कार का इंजन। क्या दिया हुआ है? कार का इंजन। अभी ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, ये डायरेक्टली यूज आप नहीं कर सकते। दे आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक द रॉ मटेरियल। ये क्या है? रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल किसके लिए है? फाइनल गुड्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये इंजन इस कार में लगेगा तभी ये यूज हो सकता है, अदरवाइज इस इंजन की अपने आप में कोई भी यूटिलिटी नहीं है।
अगर हार्ड डिस्क है, अगर आप उसको कंप्यूटर में नहीं लगाओगे तो क्या वो किसी भी यूज की है? नहीं। तो हार्ड डिस्क इज लाइक द इंटरमीडिएट गुड्स एंड लैपटॉप इज द फाइनल गुड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मींस इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल इन द प्रोडक्शन लाइन, दे आर विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे हैव नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी वो फैक्ट्री के बाहर नहीं आया है। इंजन है तो ये कहां पर रहेगा? आपकी फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा। क्यों? बिकॉज इट हैज नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें वैल्यू अभी भी ऐड करना बाकी है, क्योंकि इंजन की अपने आप में कोई वैल्यू है जब तक ये कार में नहीं लगे? आंसर इज नो, बिकॉज वैल्यू इज येट टू बी एडेड। फिर कुछ गुड्स होते हैं, जैसे हमने फाइनल गुड्स में दो टाइप के गुड्स देखे, फाइनल गुड्स में हमने दो टाइप के गुड्स देखे, एक था फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक था फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। यहाँ पर हमने दो टाइप के गुड्स देखे। कंज्यूमर गुड्स मतलब जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कार डायरेक्टली यूज कर ली मैंने, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ब्रेड, बिस्किट, मिल्क, टी, ये सब क्या है? मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई वांट्स। मेरी जरूरतों को पूरे करने के लिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ? डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अब ये जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, जो कंज्यूमर यहाँ पर मैंने 3rd नंबर पे लिखा है। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, ये फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ? कंज्यूम करता हूँ। तो बिकॉज कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? दे आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और दे आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। क्या मैं इनसे दूसरे गुड्स बना सकता हूँ? आंसर इज नो। तो अब ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं। ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? मैं यहां पर एक ब्लैंक स्लाइड में आपको समझा देता हूं। मैंने बताया कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? तो मैंने बोला कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल्स। दूसरा मैंने बताया सेमी ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स। तीसरा मैंने बताया नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल्स। और फिर लास्ट मैंने बताया सर्विसेज। लास्ट मैंने क्या बताया? सर्विस। तो देखो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल मतलब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जिनको मैं कंज्यूम तो करता हूं। कंज्यूमर गुड्स मतलब मैं इनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता हूं। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनका एक सर्टेन लाइफ स्पान होता है। फॉर एग्जांपल एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। कार, बाइक, ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं जिनको मैं डायरेक्टली यूज तो कर रहा हूं लेकिन इनका एक सर्टेन लॉन्गर लाइफ स्पान है। क्या ये 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं? नहीं, ये कितने साल चलते हैं? 5 से 10 साल तक ये इजीली सर्विस दे देते हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि ये काफी लंबे समय चलते हैं और आप इनको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हो यूजुअली। हाँ, वो बात अलग है, आप बहुत रईस और रोज टीवी बदल दो। अदरवाइज टीवी एक बार लिया तो हम लोग उसको 8-10 साल यूज करते ही हैं। तो ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स हैं बिकॉज दे हैव अ सर्टेन लाइफ स्पान ऑफ अराउंड 5 to 10 ईयर्स। फिर कुछ गुड्स आते हैं सेमी ड्यूरेबल्स। अब ये सेमी ड्यूरेबल्स क्या होते हैं कि ये भी ड्यूरेबल गुड्स तो रहते हैं लेकिन ये ड्यूरेबल से थोड़े कम रहते हैं। जैसे कि मेरे कपड़े, क्लोथ्स, मेरे शूज, मेरे क्या हुआ? शूज। तो ये क्या है? मेरे कपड़े, मेरे जूते, ये क्या है? ड्यूरेबल तो हैं लेकिन क्या मेरे कपड़े एक बार खरीदूंगा तो 10 साल चलेंगे? क्या नहीं चलेंगे। 6 महीने चलेंगे, 8 महीने चलेंगे, लेकिन इनकी जो लाइफ स्पान है वो क्या है? इन लोगों से तो क्या है? कम है। तो जो टीवी फ्रिज से हैं वो ड्यूरेबल थे, वो काफी लंबा चले। सेमी ड्यूरेबल भी चलेंगे, लाइक क्रॉकरी, बर्तन आते हैं घर में, CROCKERY, क्रॉकरी। क्या क्रॉकरी एक बार खरीदी तो जिंदगी भर चलेगी? 5-10 साल चलेगी? कि नहीं, 4-6 महीने में शायद वो ब्रेक हो जाएगी। उसकी लाइफ है कितनी? 4-6 महीने। जूते, कपड़े, ये सब क्या 4-6 महीने चलने वाली चीजें। तो इनको क्या बोलूंगा मैं? सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 4-6 महीने चलेंगे खाली। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में पुट कर दिया। फिर कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल्स। अब ये नॉन ड्यूरेबल्स मतलब क्या है? नॉन ड्यूरेबल्स मतलब क्या है? नॉन ड्यूरेबल्स मतलब ये सिर्फ एक ही यूज में आते हैं। ये सिर्फ क्या है? सिंगल यूज में ही क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। सिंगल यूज मतलब कैसे? लाइक बिस्किट, लाइक बिस्किट। कि मान लो कोई भी एक बिस्किट था, अगर मैंने उस बिस्किट को खा लिया तो क्या अब आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं, वो बिस्किट तो मेरे पेट में चला गया, अब वो किसी काम का नहीं बचा क्योंकि उसको मैंने एक बार में कंज्यूम कर लिया। लाइक मिल्क, टी, ये सब क्या है? मैंने दूध एक बार पी लिया तो क्या अब आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं। चाय की अगर एक कप थी, मैंने एक कप चाय पी ली तो क्या अब आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो उसी चाय को? आंसर इज नो, बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन द सिंगल यूज। तो जो सिंगल यूज वाले आइटम रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड।
फिर कुछ होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सर्विसेज मतलब वो गुड्स जो नॉन टेंजिबल रहते हैं। नॉन टेंजिबल मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टीचिंग, डॉक्टर कंसल्टेंसी, मूवी में आप थिएटर वगैरह जाते हो, तो ये सब क्या है, सर्विसेज हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, उनका एक और नाम होता है, उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब ये क्या दिख रहा है, जैसे आपको ये दिख रहा है प्लांट। प्लांट मतलब जहां पर क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहां पर क्या हो रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन, किसी चीज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वही तो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। हो सकता है ये क्या कर रहा हो, ये किसी कार वार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, यहाँ पे कारें बन रही हो, तो ये अपने आप में भी क्या है, फाइनल गुड्स है, रेडी टू यूज है। और ये क्या कर रहा है, फर्दर प्रोडक्शन भी कर रहा है, कार वगैरह बना रहा है। लेकिन कैपिटल गुड्स की एक क्वालिटी होती है, दैट कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक चलते हैं, मतलब बहुत ड्यूरेबल भी रहते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहती है, काफी हाई वैल्यू, बहुत महंगे रहते हैं, बहुत हाई वैल्यू के रहते हैं। तो ध्यान रहेगा, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। दीज गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू एंड आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक और नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब ये क्या होता है, भाई मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, और मैंने क्या करा, 2 मशीन खरीद ली, किसी भी चीज़ की 2 मशीन खरीद ली। तो ये मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेस्टमेंट से मैंने क्या करा, किसी चीज़ का क्रिएशन कर दिया। क्रिएशन ऑफ व्हाट, कैपिटल, मैंने पूंजी का निर्माण कर दिया, 2 मशीनें खरीद ली। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके के हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, 2 तरीके। मान लो एक इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री थी, उसमें कितनी मशीन थी, 5 मशीन थी। अब भाई मैंने उसमें और इन्वेस्टमेंट किया और मैंने उसमें कितनी मशीनें जोड़ दी, 4 मशीन और जोड़ दी। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें क्या किया, नया निवेश किया, नया इन्वेस्टमेंट किया, और उसमें कितनी मशीनें जोड़ दी, 4 मशीनें और जोड़ दी। तो अब मेरी टोटल मशीनें कितनी हो गई, 9। टोटल मशीनें कितनी हो गई, 9। तो ये मैंने क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो मतलब मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी मशीनों के पैसे का कर दिया, 9 मशीनों का कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो 5 मशीनें थी, ये तो कैसी थी, पुरानी थी। हो सकता है कि ये जो 5 मशीनें हो ना, इनमें से 2 मशीन क्या हो गई हो, वो हो गई हो खराब, डैमेज हो गई हो। इनमें से 2 मशीन क्या हो गई हो, खराब हो गई हो। तो और मैंने नई कितनी ऐड करी, तो बची कितनी, 2 खराब हो गई। तो 5 में से 2 गई, तो बची कितनी, 3 मशीनें अब मेरी यूज में आ रही थी, और उसमें मैंने प्लस 4 और कर दिया। तो मेरा ओवरऑल अगर मैं देखा जाऊं असलियत में, तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, केवल 7 मशीन का। लेकिन मैं कितने का मान रहा था, 9 का। तो 9 जो था मेरा वो ग्रॉस था, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो मेरा हुआ वो कितने का हुआ, केवल 7 का। तो नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब में क्या होता है, वो एक बार ब्लैंक स्लाइड पर और आप लोगों को समझा देता हूं। एक इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस और एक इन्वेस्टमेंट होता है नेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नॉन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ खराब हो गई है, मतलब जो चीज़ डेप्रीशिएट हो गई है, डेप्रीसिएशन, उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूं। डेप्रीशिएशन इज नॉट कंसिडर्ड, डेप्रीशिएशन को मैं कंसिडर नहीं करता हूं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो नेट इन्वेस्टमेंट रहता है, जो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट रहता है, यहां पर मैं डेप्रीशिएशन को जो है डेप्रीशिएशन को जो मैं कंसिडर करता हूं। मतलब कि हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टीयर से मेरी 5 में से 2 मशीनें क्या हो गई हो, खराब हो गई हो, तो मुझे एटलीस्ट उनको तो घटाना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि वो तो अब मेरे किसी काम की नहीं बची। अब ये डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो पहले तो मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, ग्रॉस एंड नेट। समझ में आ गया होगा। ग्रॉस मतलब ओवरऑल, और नेट मतलब उसमें जो भी मशीनें खराब हो गई हैं, जो भी चीजें खराब हो गई हैं, उनको आप माइनस कर दो। फिर इन्वेस्टमेंट और भी 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक को बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब ये फिक्स्ड और इन्वेंटरी क्या होते हैं, भाई मान लो मेरे क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मेरा क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो मैं क्या बना रहा हूँ, कार बना रहा हूँ। तो भाई मैं उसमें दो टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या तो मैं जो मेरा प्लांट है, तो प्लांट में मेरी क्या है, बोलो बहुत हैवी मशीनरी है, तो या तो मैं ये मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मशीनरी को बढ़ा दूँ। पहले 2 मशीन थी, मान लो मैंने 10 मशीन कर दी, तो इससे मैंने क्या करी, मेरी प्रोडक्शन की स्पीड को तेज कर सकता हूँ। तो एक इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ मशीनरी में, और एक इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल मतलब कि भाई मेरी मशीन करेंगी क्या, चूंकि कार बनाना है और कार बनाने के लिए उनको क्या लगेगा, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से क्या बनेंगी, कार। तो या तो मैं एक इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल में कर दूं, तो रॉ मटेरियल में करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा इन्वेंटरी। क्या बोलूंगा, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब समझ में आया कि नहीं। इन्वेंटरी का मतलब है कि जो भी मैं चीज वस्तुएं बना रहा हूं, अगर मैं उसको बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वेंटरी। और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, अगर मैं प्लांट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा उसको, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब 4 मशीन थी, 2 और ऐड कर दी, 6 मशीन कर दी। अब मैं शायद प्रोडक्शन तेजी से कर पाऊं, लेकिन कार के लिए भी तो मुझे रॉ मटेरियल लगेगा ना। अगर मुझे कार बनाना है तो लोहा, इंजन, ये वो सब बनाना पड़ेगा, टायर, बैटरी वगैरह लाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल के लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रहता है ना, चूंकि ये मशीन और प्लांट में करा है तो ये काफ़ी लंबे समय चलता है। और इन्वेंट्री क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। चेंज मतलब कि भाई आज मेरी फैक्ट्री में 50 कारें थी, कल मैंने 500 का रॉ मटेरियल और खरीद लिया, 500 कारें बना सकता हूँ मैं। फिर हो सकता है वो सारी कारें बिक जाएं, फिर मैं 50 कारों का माल खरीद लूँ। लेकिन फिक्स्ड क्या है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, काफ़ी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक जाने वाला है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड है, जो मशीन है, जो प्लांट है, वो डे टू डे वेरी नहीं करेगी, और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो डे टू डे वेरी करता रहेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट होता है। फिर एक कंसेप्ट आता है डेप्रीसिएशन। मैंने डेप्रीसिएशन का मतलब बताया। डेप्रीसिएशन मतलब होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर इन रेगुलर यूज। किसी भी चीज में नॉर्मल घिसाव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार यूज करते हो तो आपकी कार को अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो शायद उसके टायर खराब हो जाएंगे, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, है ना, उसमें कोई रबर वगैरह के पार्ट्स होंगे वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, उसका पेंट उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, नॉर्मल एंड वियर एंड टीयर में जो रेगुलर पार्ट्स हैं, जो रनिंग पार्ट्स हैं, उसके वो क्या होंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डेप्रीसिएशन। हाँ, लेकिन अगर कार का सडनली एक्सीडेंट हो गया तो वो डेप्रीसिएशन है क्या, नहीं, वो तो एक्सीडेंट के कारण हुआ, वो नॉर्मल वियर एंड टीयर है क्या, नहीं। तो जब भी कोई मशीन ऑपरेट करती है, कोई फैक्ट्री ऑपरेट करती है, तो वहां पर भी चीजों में घिसाव होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, कार की फैक्ट्री है, 2-3 साल चली, एक आध मशीन खराब हो गई, क्यों, क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टीयर में खराब हो गई, तो उसको मैंने क्या बोला, डेप्रीसिएशन। और अगर डेप्रीसिएशन से मुझे बचना है तो कंपनी का ऑनर क्या करेगा, एक फंड बनाएगा जिसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड, क्योंकि उसको पता रहता है कि इतने साल बाद ये मशीन जो है ये खराब हो जाएगी। जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल एक दिन में खराब हो जाता है क्या, नहीं, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या होने लगता है, स्लो हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो डेप्रीशिएट हो गया है। तो हम अपनी पॉकेट में एक फंड रखते हैं कि भाई 2-3 साल बाद एक नया मोबाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल यूज में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एटलीस्ट उसकी बैटरी तो चली ही जाएगी। तो वो क्या हो गई है, डेप्रीशिएट हो गई है। फिर कुछ वर्ड्स और दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कुछ वर्ड्स और दिए हुए हैं, उनका नाम है स्टॉक, फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ का स्टॉक, भाई मैं दुकान वाले के पास गया, मैं एक शॉपकीपर के पास गया, और उससे मैंने वीट की इंक्वायरी ली, गेहूं के बारे में पूछा, और मैंने उससे पूछा आपके पास कितना स्टॉक है। स्टॉक मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने आज गया मान लो, तो वो मेरे को क्या बोलेगा, सर मेरे पास 50 किलो गेहूं पड़ा हुआ है। तो ये उसने क्या बोला, अभी के बारे में बात करी। मैंने बोला कल कितना स्टॉक था, तो उसने बोला भैया कल 40 किलो स्टॉक था। तो ये क्या बता रहा है, वो स्टॉक बता रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि स्टॉक कितना है। लेकिन एक दूसरा वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो। स्टॉक क्या रहता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या रहता है, वो वेरिएबल रहता है। वेरिएबल मतलब कि भाई अब मैंने उससे बोला आज स्टॉक नहीं, मैंने पूछा पूरे थ्रू आउट द ईयर तुम्हारे पास कितना वीट रहा है। तो अब वो क्या बोलेगा कि भाई सर साल भर में तो मेरे पास वीट क्या है, वेरी करता रहा, कभी मेरे पास 5 किलो भी रहा और कभी मेरे पास 500 किलो भी रहा। तो ये क्या हो गया, इसको बोला मैंने फ्लो, ये क्या हुआ, वेरी करता रहा। अगर स्टॉक का मैं एक और एग्जांपल बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आपका आज बैंक बैलेंस अभी के अभी कितना है, तो आप क्या बोलोगे भाई, फॉर एग्जांपल आपने बोला भाई सर मेरे पास 70,000 रुपीज अभी मेरा बैंक बैलेंस है। लेकिन मैंने बोला कि 2 महीने, पिछले 2 महीने में तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या रहा, तो आप क्या बोलोगे, सर वो तो फ्लो है।
फ्लो मतलब वो क्या करता रहा, वेरी करता रहा, कभी 50,000 भी हुआ, कभी 60 भी हुआ, कभी 80 भी हुआ, कभी 1 लाख भी हुआ, तो वो क्या करता रहा, वेरी करते रहा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फ्लो। तो फ्लो का मतलब समझ में आया, जो वेरिएबल्स रहते हैं उनको बोलते हैं फ्लो, और जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो मतलब इकोनॉमी वर्क कैसे करती है सर्कुलर फ्लो में। इजी है एकदम, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी कंसेप्ट है, अभी बताता हूँ क्या होता है। लेकिन वो समझने के पहले समझो कि किसी भी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो देखो, इकोनॉमी में एक रहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम और आप लोग, कॉमन लोग। हम लोग क्या हैं, कॉमन पीपल। हम सब लोग क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब हम लोग क्या हैं, कॉमन पीपल हैं। हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर हैं। हम चीज़ों को क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, है ना। फिर एक होता है प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर मतलब फैक्ट्री वगैरह। फैक्ट्री वगैरह क्या करती है, प्रोडक्शन का काम करती है। फैक्ट्री को इकोनॉमिक्स में दूसरा नाम देते हैं फर्म। फैक्ट्री या फर्म, ये क्या करती है, प्रोडक्शन का काम, चीज वस्तुओं को पैदा करती है ना। फिर एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर मेनली क्या करता है, टैक्स लगा सकता है ना, वो किसी की हेल्प कर सकता है, सब्सिडी वगैरह दे सकता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल रहता है, और हर इकोनॉमी में रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स है, तो वो तो लगाएगी ही लगाएगी, हर चीज़ों पे टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, तभी तो गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। और फिर जब भी इकोनॉमी चलती है तो क्या सारी चीज़ें हम भारत में ही बना लेते हैं, नहीं। बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह हम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम किसका काम करते हैं, या तो इंपोर्ट करते हैं या चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रहेगा कौन कौन से सेक्टर इस इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब मैं और आप लोग सब, हम सब लोग क्या है, हाउस होल्ड है। प्रोडक्शन सेक्टर मतलब फैक्ट्री या फर्म वगैरह। गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 सेक्टर जो हैं वो इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये फेजेस क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं मतलब भाई इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। भाई सबसे पहले मान लो किसी भी चीज़ का क्या हुआ, प्रोडक्शन। मान लो एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री ने क्या किया, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन। अब जब भी, जैसी फैक्ट्री किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, अगर मान लो फैक्ट्री ने किसका प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फैक्ट्री में काम कौन करता है, तो आप बोलोगे लेबर्स। तो फैक्ट्री को, लेबर्स को क्या देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे इनकम। तो लेबर को क्या हो जाएगी, इनकम। तो जैसे ही किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, जनरेशन ऑफ इनकम। जैसे ही चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जनरेशन ऑफ इनकम। अब जैसे ही एक बार इनकम आ गई लोगों के पास, मतलब वो इनकम फेज में आ गए, तो अब लोग इनकम को क्या हमेशा जेब में ही रखेंगे, नहीं। अब वो उसमें से क्या शुरू कर देंगे, खर्च करना शुरू कर देंगे। मतलब वो क्या करना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करने लगेंगे। मेरे पास इनकम आई, मैंने जाके दूध वगैरह खरीद लिया, तो दूध वाले की इनकम हो गई, तो ये इनकम में अब क्या करने लगा, डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। मेरे पास इनकम आई, मैंने जाके फटाक से मोटरसाइकिल खरीद ली, तो दुकान वाले को क्या हो गई, उसकी भी इनकम हो गई। क्यों, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल को बेच दिया। तो इनकम फेज में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सेकेंड फेज। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मतलब मैं खर्चा कर रहा हूं, तो जिसको मैं बोलूंगा एक्सपेंडिचर फेज। और अगर मैं किसी भी चीज का खर्चा करूंगा तो दोबारा क्या होने लग जाएगा, उसी चीज का प्रोडक्शन, तो जिसको मैं बोलता हूं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। क्या बोलता हूं, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। जब मैंने खर्च करा, मतलब मैंने इनकम को खर्च कर दिया, तो जैसे ही मैं एक्सपेंडिचर फेज में आऊंगा तो मैं दोबारा क्या करवाऊंगा, फैक्ट्री से प्रोडक्शन। क्योंकि अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो फैक्ट्री क्या करना शुरू कर देगी, प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि उनको तो चीजें बेचना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम डिफरेंट फ्लो इन इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये डिफरेंट फ्लो इन इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, एक बार इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। भाई कोई भी इकोनॉमी में 3 टाइप के फ्लो हो सकते हैं। 2 फ्लो इकोनॉमी हो सकती है, 3 फ्लो इकोनॉमी हो सकती है, एंड 4 फ्लो इकोनॉमी हो सकती है। अब डिफरेंट फ्लो ये होते क्या है, 2 फ्लो, 3 फ्लो, 4 फ्लो होते क्या है। भाई इकोनॉमी में कौन रहता है, तो सबसे पहले आपने बोला फर्म। फर्म मतलब जो क्या करती है, प्रोडक्शन वगैरह का काम करती है। फर्म बोले जाए तो सिंपल भाषा में फैक्ट्री, फैक्ट्री होती है। अब फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज का। एक तरफ होती है फर्म, दूसरी तरफ होते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड। तो फर्म क्या करती है, फर्म ने करा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया तो हाउस होल्ड उसको खरीद लेंगे, और अगर हाउस होल्ड खरीदेंगे तो हाउस होल्ड बदले में क्या करेंगे, तो वो करेंगे एक्सपेंडिचर, वो खर्चा करेंगे, तभी तो उनको क्या मिलेंगे, एक्सपेंडिचर, तभी तो क्या मिलेंगे उनको, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। अगर
फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेची तो हाउस होल्ड बदले में फर्म को क्या देंगे, पैसा। लेकिन जो फैक्ट्री है उसमें काम भी कौन करेगा, हम ही लोग तो करेंगे। तो हम लोग हाउस होल्ड क्या करेंगे, फैक्ट्री के अंदर लेबर का काम करेंगे। अगर हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे, लेबर का काम करेंगे, तो फर्म उनको बदले में क्या देगी, बोलो जल्दी। तो फर्म उनको बदले में देगी वेजेस, क्या देगी, उनको तनख्वाह वगैरह देना पड़ेगा। तो ये क्या है, टू फ्लो है, टू फ्लो है। टू फ्लो मतलब दो सेक्टर है यहाँ पर, केवल कौन कौन, फर्म एंड हाउस होल्ड। तो ये क्या हो गया, टू फ्लो इकोनॉमी। पर क्या सिर्फ टू फ्लो इकोनॉमी रहती है, नहीं, एक सेक्टर तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या काम करती है, देखो वो दोनों के साथ इंटरेक्ट करती है। फर्म पे वो क्या लगाती है, बोलो, फर्म पे क्या लगाती है, वो टैक्सेस। फर्म पे क्या लगाती है, वो टैक्सेस, मतलब फर्म गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, टैक्सेस। और गवर्नमेंट कई बार फर्म को क्या देती है, सब्सिडी वगैरह, क्या देती है, सब्सिडी। कई बार हेल्प भी कर देती है कमजोर फर्मों को। तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, वो टैक्स भी लगाती है और वो सब्सिडी भी दे देती है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड के साथ भी इंटरेक्ट करती है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं, तो आप बोलोगे टैक्सेस वगैरह। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी दे देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे देते हैं। लेकिन बदले में कई बार गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी क्या देती है, या तो सब्सिडी दे देती है या फिर उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। अभी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट गरीब लोगों को अनाज खरीदने के लिए मुफ्त में पैसा दे देती है कि भाई मान लो पेंशन दे दी, 500 रुपये पेंशन दे दी, तो बदले में उनसे कुछ सर्विसेज ली क्या उसने, गवर्नमेंट ने, नहीं, सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांसफर पेमेंट। तो कई बार गवर्नमेंट जो गरीब हाउस होल्ड है, पुअर हाउस होल्ड है, उनको क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट के रूप में हेल्प प्रोवाइड करती है, या तो सब्सिडी दे देती है कि आप अनाज वगैरह खरीद लो, और साथ में गवर्नमेंट हाउस होल्ड से हम जैसे लोगों से टैक्सेस भी लेती है। तो ये क्या हो गया, थ्री फ्लो इकोनॉमी। थ्री फ्लो मतलब यहाँ पर फर्म थी, हाउस होल्ड था, प्लस गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये इकोनॉमी तो कैसी है, अभी क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, ये अभी विदेशों से कहीं भी इंटरेक्शन हो रहा है क्या, नहीं, अभी तो देश के अंदर ही अंदर सारा का सारा काम चल रहा है। तो ये इकोनॉमी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है क्या, थ्री फ्लो, नहीं, रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, फोर फ्लो। फोर फ्लो मतलब यहां पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्रीज। क्यों, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कौन इंटरेक्ट करता है, गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है कि हाँ वो इनको क्या दे सकती है, वही सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्या देगा, तो आप लोग बोलोगे टैक्सेस। गवर्नमेंट के तो दो ही काम रहते हैं। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड इंटरेक्शन करते हैं क्या, नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कौन इंटरेक्शन करता है, फर्म, या तो वो उसको चीजें एक्सपोर्ट कर देगी, या तो वो वहां से चीजें क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन करता है, फर्म करता है, हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये मैंने क्या बता दिया, डिफरेंट फ्लो इन द इकोनॉमिक सिस्टम्स। और कितने टाइप के फ्लो होते हैं, टू फ्लो, थ्री फ्लो एंड फोर फ्लो। ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब जब भी मैंने बात करी हाउस होल्ड्स की, जब भी मैंने बात करी, तो हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमी में क्या होता है, अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो बदले में आपको क्या हो जाता है, पेमेंट। तो जो भी आप फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो मैं वो यहां लिखता हूं फैक्टर सर्विसेज। आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, मैं बोलता हूं फैक्टर पेमेंट। देखो फैक्टर सर्विस क्या है, फैक्टर पेमेंट क्या है, ध्यान से देखते चलो। भाई मान लो आपके पास है लैंड, क्या है, लैंड है। अगर आप लैंड प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बदले में, पेमेंट के रूप में रेंट। लैंड दिया है तो रेंट मिल जाएगा। अगर मान लो आपने मजदूरी करी, लेबर करा, किसी फैक्ट्री के अंदर लेबर करा, अगर लेबर करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, वेजेस मिल जाएंगे। अगर मान लो आपने अपनी पूंजी फंसाई है किसी जगह, कैपिटल लगाई है, मतलब पैसा लगाया है बैंक वगैरह में, किसी कंपनी में, तो बदले में वो आपको क्या देंगे, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट। क्या देंगे, इंटरेस्ट। और अगर मान लो आप एंटरप्रेनर हो, आपने पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, एंटरप्रेनर हो आप, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और इन वर्स्ट केस कई बार क्या हो सकता है, लॉस। तो ये समझ में आया कि फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आपको क्या मिलता है, तो आप बोलोगे फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। अगर लैंड दिया है तो बदले में मिलेगा आपको रेंट।
अगर लेबर दिया है तो बदले में मिलेगा वेजेस, अगर कैपिटल प्रोवाइड करिए तो उसके बदले में मिलेंगे इंटरेस्ट, और अगर आपने एंटरप्रेन्योर हो, आपने पैसा लगाया है, तो बदले में आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो यहीं पर हम जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है वो कंक्लूड करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 को जो है फिनिश करते हैं। तो चैप्टर 1 आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज चैप्टर 1 में हमने क्या देखा, हमने मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 क्या था। फिर इससे हमने 2 रिलेटेड वर्ड देखे, एडम स्मिथ को देखा हमने यहाँ पर, और जॉन मेनार्ड कीनीस को देखा हमने यहाँ पर। एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी, क्लासिकल थ्योरीज। जॉन मेनार्ड थ्योरीज ने कौन सी थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, जब अनएम्प्लॉयमेंट 3% है 25% चला गया। कहाँ आया था ग्रेट डिप्रेशन, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज में आया था। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे। फिर हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ गुड्स देखे। टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने फाइनल गुड्स देखा, इंटरमीडिएट देखा, कंज्यूमर देखा, है ना, और कैपिटल गुड्स देखा। फिर हमने एक देखा था गुड्स, उसका नाम था कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर में फिर हमने 4 टाइप के गुड्स देखे थे। कौन कौन से 4 टाइप देखे थे, उसमें हमने देखे थे ड्यूरेबल, फिर हमने देखा था सेमी ड्यूरेबल, फिर हमने देखा था नॉन ड्यूरेबल, और फिर हमने देखे थे सर्विसेज, ये देखा था। और फिर लास्ट में हमने क्या देखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर हमने क्या देखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की इनकम सर्कुलर फ्लो कैसे करती है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमने क्या देखा कि फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आपको फैक्टर पेमेंट कैसे होता है। वो मैंने चार्ट बना के बताया कि अगर लैंड है तो रेंट, लेबर है तो वेजेस, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज है तो प्रॉफिट। तो आज हम हमारे लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू।